जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड ज्योग्राफी के वो मूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसके माध्यम से आप झारखंड ज्योग्राफी को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि कोई भी जीके को आप पढ़ते हैं तो आप मैप के माध्यम से पढ़ें ताकि आप मैप में देख पाएंगे कि कहाँ खनिज पाए जाते हैं, कहाँ से कौन नदी निकलती है, कौन ऐसे नदी कहाँ ख़त्म होती है, कौन ऐसे जिले या कौन ऐसे राज्य में बहुउद्देशीय परियोजना बनाए गए हैं। हालांकि कुछ भी पढ़ें तो आप मैप के माध्यम से जीके को पढ़ें। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो आपको रटने से निकलवा दिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही आपका एग्ज़ाम निकलता है। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपको मैप की सहायता लेना अति आवश्यक होगा। हालांकि आप यहाँ मैप जो देख रहे हैं ये कौन सा मैप है, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल मैप है। हालांकि आपने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा होगा या वर्ल्ड मैप आपने पढ़ा होगा तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि मैप 4 प्रकार के होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप और एक होता है ब्लैंक मैप। तो ये 4 प्रकार के मैप होते हैं। हालांकि जो ये आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये पॉलिटिकल मैप है। मैंने आपको अभी बताया कि 4 प्रकार के मैप होते हैं। इसके बीच अंतर क्या होते हैं ये भी चीज़ को आप समझें। हालांकि जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पढ़ाएंगे तो ये चीज़ों को हम विस्तार रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ मैप की अगर बात आ गई है तो आप पहले ये समझ लें कि मैप 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो राजनीतिक महत्व के लिए होता है। राजनीतिक महत्व कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य या कोई भी जिला का सीमा कहाँ तक है ये जो दिखाता है ये पॉलिटिकल मैप दिखाता है। देखिए, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं तो गढ़वा का जो सीमा है वो कहाँ तक है ये आपको ये लकीर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये गढ़वा का सीमा ही दिखाई दे रहा है। और हम आपको डिफिनेशन के माध्यम से क्या बताएं कि कोई भी जिला या कोई भी राज्य का जो मैप सीमा बता देता हो उसी को तो हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये सारे जिले का कहीं ना कहीं ये सारी लकीर उनकी सीमा बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिकल मैप है। चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसे आप एक और चीज़ से जोड़ करके देख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप कोई भी, यहाँ हालांकि जिला की बात दिखाई गई है, अगर कोई भी राज्य में कौन नेता कहाँ तक शासन करेगा ये कौन तय करता है? किसी भी राज्य का सीमा तय करता है कि कौन ऐसा नेता कहाँ तक शासन करेगा, उस राज्य की सीमा तय करती है। अगर नेता का बात आ गया कि कोई भी नेता कहाँ तक शासन करेगा, ये नेता की बात आ गई, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात आ गई। और अगर कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स की बात आ गई और पॉलिटिक्स की बात कहाँ आएगी? पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। दूसरा, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है वो प्राकृतिक महत्व के लिए होता है। प्राकृतिक महत्व कहने का मतलब क्या है? प्राकृतिक महत्व कहने का मतलब ये है कि फिजिकल मैप में किसी भी राज्य, किसी भी जिला का सीमा नहीं दिखाया जाता है। इसमें कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी है, ये सारी चीज़ें जो मैप में दिखाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? पॉलिटिकल मैप में किसी भी राज्य या किसी भी जिला का सीमा दिखाया जाता है, उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप किसी राज्य या किसी भी जिला का सीमा नहीं दिखाया जाता, बल्कि फिजिकल मैप में किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश या किसी भी जिला का पर्वत और पहाड़, नदी वगैरह दिखाया जाता है। मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ें दिखाई जाती है।
ये अक्सर जो फिजिकल मैप का प्रयोग करते हैं वो पायलट करते हैं। पायलट कहने का मतलब यही है कि जो जहाज चलाने वाले लोग होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको ये देखना पड़ता है कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तब हमें इससे ऊपर जहाज को उड़ाना पड़ेगा। नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, पेड़ कहाँ है, ये सारी चीज़ें जहाज चलाने वाले लोग देखते हैं। मतलब उन लोगों के काम का ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल मैप। ये आपका एक आता है थेमेटिकल मैप। जो थेमेटिकल मैप है इसमें किसी खास चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे रेल मार्ग दिखा दिया गया हो, सड़क मार्ग दिखा दिया गया हो। मतलब किसी विशेष चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग थेमेटिकल मैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग सड़क मार्ग की बात करें, हम लोग रेल मार्ग की बात करें, तो इसमें क्या थेमेटिकल मैप का प्रयोग करते हैं। अब ये आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको किसी खास सड़क के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप थेमेटिकल मैप लेंगी। अगर पहाड़ पर्वत के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप फिजिकल मैप लेंगी। अगर आपको किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र की सीमा के बारे में प्राप्त करनी हो तो आप पॉलिटिकल मैप लेंगे। हालांकि ये आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, पॉलिटिकल मैप लेना पड़ेगा, फिजिकल मैप लेना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप समझिए एक सादा कागज होता है। जैसे आप अगर ब्लैंक मैप लेते हैं पूरा वर्ल्ड का, तो ये सारी जो साइड की लकीर दिखाई दे रही है, ये केवल लकीर जो बाउंड्री के जैसा चारों ओर यही दिखाई देगी आपको। फिर आपको जो आपने पढ़ा है फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में, फिर आपको अपने से ये खाली पन्नों में भरना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप में ये जो चारों ओर का जो आपको सिर्फ ये सीमा दिखाई दे रहा है यही दिखाई देगा। बाकी कहाँ आपका जिला है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से भरनी पड़ेगी। इसलिए तो इसका नाम दिया गया ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली मैप। खाली मैप में आपको भरना पड़ेगा। तो ये हो गई मैप की बातें। अब हम लोग विशेष तौर पे झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड की बात कर लेते हैं। ये झारखंड का मैप आपको दिखाई दे रहा है। झारखंड के जो उत्तर में है वो कौन सा जिला स्थित है, तो है बिहार। झारखंड के उत्तर में जो है वो है बिहार। पूरब में है पश्चिम बंगाल। आप यहाँ है पूरब, तो पूरब में आप लिखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम में छत्तीसगढ़। पश्चिम में आप ये भी कह सकते हैं कि गढ़वा झारखंड की एक ऐसी जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। ऐसे गढ़वा का एकमात्र जिला है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में दो स्टेट आपके आते हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। अगर हम लोग दक्षिण में बात करें, झारखंड के दक्षिण में, तो आता है उड़ीसा। आप इस मैप को याद रखेंगे। अगर नदी आप पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, या आप ज्योग्राफी की कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे, जीके के कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे, आपको ये मैप आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया। देखिएगा, उत्तर में है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में दो राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़, एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछेगा कि झारखंड राज्य से कितने राज्य स्पर्श होते हैं, तो आपका जवाब होगा 5 राज्य। झारखंड राज्य से कितने राज्य स्पर्श होते हैं, मतलब कितने राज्य, झारखंड जो है कितने राज्यों को टच करती है। यही आप कह सकते हैं कि जो झारखंड है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, कितने राज्यों को टच करती है। तो 5 राज्यों को टच करती है। एक बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां हो गया उत्तर प्रदेश।
ठीक है। प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि जो झारखंड का कितने जिला बिहार राज्य को स्पर्श करती हैं? झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य को स्पर्श करती हैं? तो 10 जिले स्पर्श करती हैं। ठीक, एक आप लोग ये चीज याद रखिएगा, इधर भी 10 करती है, इधर भी 10 करती है, इधर 4 करती है और इधर भी 4 करती है। 10 और 10 इधर करती है, 4 इधर करती है और 4 इधर करती है। ठीक, हम आपको गिनवाते हैं। 10 बिहार की ओर जो झारखंड के 10 जिले कैसे टच करती है, जैसे 1 गढ़वा, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और 1 साहेबगंज 10। तो ये 10 जिला टच करती है बिहार को। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इधर भी 10 करती है। ठीक, तो ये एक है पश्चिम बंगाल को टच करती है साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावां और 10वां है पूर्वी सिंहभूम। तो इधर भी 10 जिला टच करती है। जो कॉर्नर पे जिले होते हैं वो ध्यान रखिएगा 2 स्टेट को टच करती है, लेकिन झारखंड की एकमात्र ऐसी जिला है जो 3 स्टेट को टच करती है। एक है आपका गढ़वा ही एक ऐसा राज्य का जिला है जो 3 स्टेट को टच करती है। पहला बिहार को करती है, दूसरा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश को भी टच करती है और इधर से छत्तीसगढ़ को भी टच करती है। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि हमारे राज्य के 2 ऐसे जिले हैं, एक लोहरदगा और दूसरा खुट्टी, जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। देखिए, ये आपका लोहरदगा है और ये आपका खुट्टी है। किसी भी राज्य के सीमा को ये स्पर्श कर रही है, ये किसी भी राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं कर रही है। देखिए, ये है उड़ीसा, यहाँ खुट्टी स्पर्श कर रही है? नहीं कर रही है। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम कर रही है। यहाँ आपका ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या लोहरदगा को टच कर रही है या लोहरदगा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? तो नहीं करती है। अगर गुमला की बात करें तो हाँ करती है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी राज्य को परमंडल में बांटा जाता है, परमंडल में विभक्त किया जाता है। कोई भी राज्य को परमंडल में विभक्त किया जाता है, परमंडल को जिला में विभक्त किया जाता है, जिला को अनुमंडल में विभक्त किया जाता है, अनुमंडल को प्रखंड में विभक्त किया जाता है। राज्य को परमंडल में विभक्त किया जाता है, परमंडल को जिला में विभक्त किया जाता है, जिला को अनुमंडल में विभक्त किया जाता है और अनुमंडल को प्रखंड में विभक्त किया जाता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि कई परमंडल मिलने से एक राज्य का निर्माण होता है। ये भी कह सकते हैं कि कई जिला मिलने से एक परमंडल का निर्माण होता है, कई अनुमंडल मिलने से एक जिला का निर्माण होता है, कई प्रखंड मिलने से एक अनुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, हम अभी आपको बताएं कि कई परमंडल मिलने से एक राज्य का निर्माण होता है। इसका मतलब ये होगा कि 4, 5 परमंडल, 6 परमंडल के मिलने से एक राज्य का निर्माण होता है, और भी अधिक हो सकते हैं। तो हमारा जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ वो कितने परमंडल मिलने से इस राज्य का निर्माण हुआ? तो आप कहिएगा 5 परमंडल। 5 परमंडल मिलने के बाद ही हमारे राज्य का निर्माण हुआ। पहले 4 परमंडल हमारे राज्य में थे। ठीक है, अभी 5 हैं। कौन कौन है हम आपको बताते हैं। एक है पलामू परमंडल, एक, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, तीसरा उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, चौथा कोल्हान परमंडल और 5वां संथाल प्रगना परमंडल। ठीक है, इसके अपने अपने मुख्यालय होते हैं।
जितने भी प्रमंडल हैं उसका कोई हेडक्वार्टर तो होगा, मुख्यालय तो होगा। हाँ, तो इसके सभी प्रमंडल के मुख्यालय हैं। जैसे पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर, पहले था डोल्टनगंज। हालांकि पलामू प्रमंडल में चेरो शासक बहुत लंबे समय तक शासन किए हैं, तो जो चेरो शासक यहाँ आते थे वे अपने नाम के अनुसार इस प्रमंडल का मुख्यालय रख देते थे। अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अनुसार, अपने नाम पर ही इस प्रमंडल का मुख्यालय का नाम रख देते थे। पहले एक बार आए थे डोल्टन कर्नल, वे डोल्टनगंज रख दिए अपने नाम के अनुसार। अब आए मेदिनी राय, तो ये मेदिनीनगर रख दिए। तो उसी समय से ये मेदिनीनगर ही चल रहा है। तो जो आपका पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो है हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है रांची। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा और संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है दुमका। दुमका आपके राज्य की उपराजधानी भी है। अब यहां प्रश्न ये आता है, मैंने आपको 5 प्रमंडल, पहला पलामू प्रमंडल, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, चौथा कोल्हान प्रमंडल और 5वां संथाल परगना प्रमंडल। ये टोटल आपके पहले 4 प्रमंडल थे। पहले कौन कौन 4 प्रमंडल थे? तो पहला था पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। यही 4 ऐसे आपके राज्य के प्रमंडल थे। 5वां प्रमंडल जोड़ा गया है वो कोल्हान प्रमंडल को जोड़ा गया है और जिसका मुख्यालय है चाईबासा। ठीक है, 5वां प्रमंडल के रूप में है कोल्हान प्रमंडल, बाकी 4 तो पहले ही थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले 18 जिले ही थे। ठीक है, प्रमंडल की बात करें तो 4 ही थे। ठीक है, बाद में 1 जोड़ा गया, जैसे जिला में 6, बाद में पहले 4 जोड़ा गया, फिर 2 यानी 6 बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अगर अनुमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले 33 ही थे, लेकिन अभी वर्तमान में 45 हैं, है ना। तो ये चीज़ें व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, हालांकि किसी भी राज्य को प्रमंडल में प्रमंडल को, जिला में जिला को, अनुमंडल में अनुमंडल को, प्रखंड में क्यों बांटा जाता है? प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हम लोग किसी भी राज्य को प्रमंडल में बांटते हैं, प्रमंडल को जिला में बांटते हैं, जिला को हम लोग अनुमंडल में बांटते हैं, अनुमंडल को प्रखंड में बांटते हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाया जा सके। अगर कोई भी जिला बड़ा होता है तो उसे हम लोग 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। अगर कोई भी जिला अधिक बड़ा हो जाता है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम उसे 2 भागों में बांट देते हैं ताकि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाया जा सके, वहाँ क्राइम कम हो, अपराध कम हो। अपराध को रोकने के लिए ही तो प्रशासनिक व्यवस्था जैसी ये चीज़ें लाई गई हैं। आपके उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जिले भी बड़े बड़े हैं, तो वहाँ क्राइम भी अधिक होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चल पाती है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। ठीक, तो कुल मिला के आप ये समझिए, इन सारी चीज़ों में विभक्त करने का मेन मकसद होता है प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत इतने ही आपके प्रमंडल है, 5 ही प्रमंडल है, 5 प्रमंडल के अंतर्गत 24 जिला आते होंगे? हाँ, तो बिल्कुल आते हैं। फिर 24 जिला के अंतर्गत जो आपके अनुमंडल हैं वो इतने आते होंगे? 45 तो आते हैं। तो एक राज्य के अंतर्गत कौन कौन ऐसे प्रमंडल हैं मैंने आपको बता दिया। अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो पलामू से पहले जो अलग हुआ था, पलामू पहले इतना बड़ा था पलामू प्रमंडल, तो पलामू से पहले अलग हुआ था गढ़वा, और लातेहार तो 2001 ईस्वी में अलग हुआ है। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं। ठीक है, तो पलामू तो पहले था, ये किसी से अलग हुआ नहीं। गढ़वा जो
हुआ अलग, वो पलामू से अलग हुआ। गढ़वा जो हुआ ये पलामू से अलग हुआ, और जो लातेहार हुआ वो पलामू से ही हुआ। पलामू पहले इतना बड़ा था, पलामू से पहले गढ़वा अलग हुआ, फिर लातेहार अलग हुआ। ठीक, इधर हम लिखें कि कौन किससे अलग हुआ, और इधर हम जिला का नाम लिखें। अब आते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपके 7 जिले हैं। थोड़ा सा हम आपको ये चीजें बता देते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, और आपके संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो टोटल जोड़िएगा तो ये आएगा 24 है ना। देख लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और ये 6 24 जिले। तो मैंने पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों को पढ़ लिया। अब आता है उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन ऐसे जिले आते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत हजारीबाग, चतरा 2, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, बोकारो 6 और रामगढ़ 7 जिले आते हैं। मैंने आपको बताया कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक, पहले ये जो पूरा का पूरा जो एरिया था वो हजारीबाग ही था। तो हजारीबाग को जो काट करके बना दिया गया चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, रामगढ़ ये, और ये धनबाद जो था और बोकारो पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में मानभूम, और मानभूम के नाम से जाना जाता था, जो मानभूम के अंतर्गत आता था धनबाद और बोकारो का एरिया। फिर धनबाद को अलग कर दिया गया पुराना धनबाद से, धनबाद को अलग किया गया पुराना धनबाद से। ठीक है, फिर धनबाद बन गया, फिर धनबाद से अलग किया गया बोकारो को। तो मतलब कि धनबाद से कट करके ही बना है बोकारो, बोकारो बना धनबाद से कट करके। काटता क्यों है? प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। अब आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की जो हेडक्वार्टर है अर्थात मुख्यालय है वो है रांची। कौन कौन आते हैं? पहला, यहाँ एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हजारीबाग से काट करके रामगढ़ बनाया गया। हालांकि बनाया गया तो चतरा भी कोडरमा भी, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लास्ट का बना हुआ जिला है रामगढ़ 2001 ईस्वी का, इसलिए आपको याद रखना है कि रामगढ़ जो जिला बनाया गया कौन ऐसे जिले को काट करके बनाया गया। ठीक है, तो हजारीबाग जिला को। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत जो आपके कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन? एक है लोहरदगा, यहां देखिए आप, पहला तो रांची है, दूसरा है लोहरदगा, ठीक, तीसरा है गुमला, गुमला तो रांची से काट के बना। सिमडेगा, खुट्टी को भी 2001 ईस्वी में बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। लेटेस्ट चीजें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक और प्रश्न बन जाता है कि जो सिमडेगा बनाया गया कौन ऐसे जिले को काट करके बनाया गया? तो सिमडेगा जो बनाया गया वो गुमला जिले को काट करके बनाया गया। सिमडेगा को बनाया गया गुमला जिला को काट करके, बाकी और सारे जिले जो हैं वो रांची से कट करके बने हैं। एक आपका आता है कोल्हान प्रमंडल, और जिसके मुख्यालय है चाईबासा। चाईबासा जो है रोरो नदी के किनारे स्थित है। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक आपका आता है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा आता है पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा आता है सरायकेला खरसावां। पहले जो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये पुराना सिंहभूम था। जो आप तीनों जिला के बारे में पढ़ रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत, ये पहले नाम कौन सा था? तो ये पूरा का पूरा जो था वो पुराना सिंहभूम के नाम से जाना जाता था, पुराना सिंहभूम के नाम से। ठीक है, पुराना सिंहभूम के बाद पश्चिमी सिंहभूम बना पुराना सिंहभूम को काट करके, अर्थात कह सकते हैं इसका नाम ही परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अब पश्चिमी सिंहभूम को काट करके पूर्वी सिंहभूम बनाया गया, और पश्चिमी सिंहभूम को काट करके ही सरायकेला खरसावां बनाया गया। तो मैंने यहाँ बता दिया पश्चिमी सिंहभूम जो बनाया गया पुराना सिंहभूम
का नाम ही परिवर्तन किया या काट करके बनाया गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जो ये पूरा एरिया था, पुराना सिंहभूम जो पहले पूरा का पूरा एरिया था, उसको पश्चिमी सिंहभूम बना दिया गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पश्चिमी सिंहभूम बन गया, तो ये पश्चिमी सिंहभूम को भी काट दिया गया। फिर एक नया जिला का निर्माण किया गया, पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद फिर बना दिया गया सरायकेला खरसावां 2001 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम 2001 ईस्वी बता रहे हैं आपको, ये 2007 ईस्वी होगा। यहाँ भी आपका 2007 ईस्वी होगा, क्योंकि रामगढ़ और खुट्टी 2007 ईस्वी में बनाया गया है। तो यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2007 ईस्वी, यहाँ 2007 ईस्वी लिखिएगा। हम आपको यहाँ 2001 बता दिया, हालांकि पहले सही बताए थे। ठीक, अब संथाल परगना के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं, और ये संथाल परगना के अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं, आपका आता है देवघर 1, दुमका 2, गोड्डा 3, साहेबगंज 4, पाकुड़ 5 और जामताड़ा 6। ये सारे जिले जो बनाए गए वो संथाल परगना को काट करके ही बनाया गया है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, 2 ऐसे जिले हैं, जामताड़ा को दुमका से काट करके बनाया गया है और पाकुड़ को साहेबगंज से काट करके बनाया गया है। तो 2 जिले को याद रखिएगा, दुमका को जामताड़ा से काट करके जामताड़ा को दुमका से काट करके बनाया गया है, कि ऐसे भी दुमका भी बड़ा जिला है। साहेबगंज से पाकुड़ को बनाया गया है, से दुमका आपकी राज्य की उपराजधानी भी है। अब हम आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन कुछ लिखवाते हैं, ताकि आपकी ये जो झारखंड की भौगोलिक परिचय है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो हम आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन के बारे में कुछ बताते हैं और कुछ फैक्ट हम आपको यहाँ लिखवाते हैं। आइए ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। राज्य का जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। आपको हम पहले बताएं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है, जिसमें टोटल जिलों की संख्या 3 है। पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या समान है। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, तो कोल्हान प्रमंडल में भी जिलों की संख्या 3 है। अगर हम इस मैप को देखते हुए अगर बात करें, तो हमारा झारखंड राज्य का जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, जिसकी लंबाई 380 किलोमीटर और चौड़ाई 463 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए कि झारखंड कितना प्रतिशत घेरता है, तो 2.42%। मान लिया जाए पूरे भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से 100% में से झारखंड का 2.42% हिस्सा है। इस 100% में झारखंड का 2.42% हिस्सा है, जो हमारे देश में झारखंड का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है टोटल, वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर हमारे ये पूरे झारखंड का क्षेत्रफल है। अगर इसमें स्पेशल पूछा जाए कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में, ये तो पूरा झारखंड का क्षेत्रफल हो गया, तो वही 79,714 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ शहर का कितना क्षेत्रफल है, तो शहर का 1792 किलोमीटर, 1792 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण का 77,900
22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हालांकि झारखंड के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, हालांकि क्षेत्रफल भी इसका अधिक है। झारखंड का जो ऊंचा भाग है वो पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि ये जो इधर का जो क्षेत्रफल है ये पाट क्षेत्र कहलाता है। इसलिए अगर आप नदी पढ़ेंगे तो आपका पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि कोई भी नदी यहाँ से निकल कर के इधर नहीं बहती है। इसलिए नहीं बहती है क्योंकि इधर ऊंचा स्थान है, ऊंचा क्षेत्र है, और नदी हमेशा ऊंचा से नीचा की ओर आती है, और इधर का क्षेत्रफल पहले से ही ऊंचा है, तो ये नदी जो भी यहाँ से निकलेगी वो इधर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है वो पाट क्षेत्र कहलाता है। और हम बताएं आपको कि ये क्षेत्र झारखंड का ऊंचा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए झारखंड का जो ऊंचा भाग है वो पाट क्षेत्र कहलाता है, मतलब ये वाला क्षेत्र पाट क्षेत्र कहलाता है। ऊंची चोटी की बात करें तो ये पारसनाथ है जो गिरिडीह जिला में पड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। झारखंड की जो मानसून है वो उष्णकटिबंधीय है। जनसंख्या की बात करें तो 3,29,88,134, जो पूरे देश की जनसंख्या का 2.72% है। और अगर पूरे भारत में स्थान पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो 14वां स्थान हमारा झारखंड का है। हमारे राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो हमारे राज्य से जब कर्क रेखा गुजरती है तो राज्य के कौन कौन ऐसे जिले को स्पर्श करती है, तो वो है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। ठीक है, ये रांची के और मांझी से जाती है, रांची के और मांझी से जाती है। लातेहार के नेतरहाट से जाती है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड से जाती है। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि लोहरदगा के किस्को प्रखंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है औरंगा नदी, और ये औरंगा नदी निकलती है यहाँ से और जा कर के उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। हालांकि ये नदी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। रामगढ़ से कर्क रेखा प्रवेश करती है गोला नामक स्थान से। वन भूभाग का अगर क्षेत्रफल हमारे झारखंड में देखा जाए तो 29.62% है। ये 2019 के आंकड़ा के अनुसार। प्रमुख फसल धान है, यहाँ का व्यवसाय कृषि है। अधिक वर्षा जो होती है वो हजारीबाग में होती है, लेकिन सेंटीमीटर की दृष्टि से बात की जाए तो नेतरहाट में होती है। नेतरहाट में कभी कभी 180 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हो जाती है। ठीक, गर्म महीना की बात करें तो मई, और ठंडा महीना की बात करें तो दिसंबर है। बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, औसत वर्षा हमारे झारखंड का 140 सेंटीमीटर है। यहाँ कृषि योग्य भूमि जो है वो 38 लाख हेक्टेयर है। 38 लाख हेक्टेयर है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार क्या होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आसान से वहाँ सही ढंग से आपको बताया जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। गोलार्ध में ये स्थित है हमारा झारखंड, तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारा झारखंड यहाँ स्थित है, मतलब इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, मतलब उत्तर, और ये पूरब साइड की ओर पूरब लगा करके है, तो ये हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भारत के कौन ऐसे दिशा में स्थित है, तो भी अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो आप यहीं पाएंगे झारखंड को, तो वहाँ भी बोलिएगा उत्तर पूर्वी दिशा में।
लोकसभा की बात करें, हमारे झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से एससी को 1 सीट दिया गया, एसटी को 5 सीट दिया गया और जनरल को 8 सीट दिया गया है। राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा की कुल संख्या जो है वो 81 है। मनोनयन जो व्यवस्था थी नॉमिनेटेड लोगों की, वो प्रावधान अभी हटा दिया गया है। यहाँ शहर की संख्या 228 है झारखंड में और गांवों की संख्या 32,620 है। तो ये है आपकी सामान्य जानकारी। आप अगर जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला जो है वो रामगढ़ है। तो ये थी आपकी जानकारी। उम्मीद है ये सारी जानकारी से आप संतुष्ट हो पाए होंगे और यहाँ से आप ढेर सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। चलिए अब ज्योग्राफी का एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हम आएंगे। तब तक आप इसे रिवीजन करेंगे और अगर कोई भी असुविधा उत्पन्न होती है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को व्यक्त करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।